गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तेजस कड़वाने और मैं आ चुका हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड पार्ट लेके आपके लिए। हमने फर्स्ट पार्ट में ये देखा था कि हाउ मेनी चेंजेस इन नेचर, मतलब देयर आर बेसिक थ्री चेंजेस इन नेचर: फिजिकल, केमिकल एंड रेडियो एक्टिव। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जाके पहले वो वीडियो देख के आइए, क्योंकि ऑल सीरीज आर कनेक्टेड, मतलब ऑल वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो चलिए हम एक बार फिर से शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं। तो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ चेंजेस इन नेचर: first is physical, second is chemical, and third is radioactive. So in physical changes is temporary, it is reversible, and there is no new product is formed. And in a chemical changes, ये chemical changes बिल्कुल opposite है physical के। तो in a chemical changes it is irreversible, it is permanent, and new substances are formed. एंड थर्ड वाला जो था वो था रेडियो एक्टिव चेंज। तो रेडियो एक्टिव में हमने बस इतना ही देखा था कि रेडियो एक्टिव चेंज इज वेरी डेंजरस। हम वो एकदम कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाले हैं अपने आने वाले वीडियोस में। तो आज का हमारा टॉपिक है, तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड पार्ट। मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देयर आर बेसिकली सिक्स टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, उनमें से आज चार हम पढ़ेंगे। एक मैं आपको ढूंढने के लिए, आपको खुद करने के लिए दूंगा, और एक जो इंपॉर्टेंट है सबसे, वो मैं पढ़ाऊंगा पूरा, उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं पढ़ाऊंगा वो रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? जब हम केमिकल रिएक्शन सुनते हैं तो हमें याद आता है एक लैब, कुछ फ्लास्क, कुछ बिकर्स एंड कुछ केमिकल्स वो एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, ये सब हमें याद आता है। लेकिन हाँ, क्या इतना ही बस केमिकल रिएक्शन है? ये तो केमिकल रिएक्शन है ही, मतलब वहां तो केमिकल रिएक्शन होती ही है, लेकिन क्या बस उतने तक ही केमिकल रिएक्शन सीमित है? नहीं, केमिकल रिएक्शन हमारे नेचर में भी है, आसपास भी है, एयर में भी है, यहाँ तक कि केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में भी है। इसीलिए हम जिंदा है, हमारा डाइजेशन हो रहा है, इसीलिए हमें हमें प्रोटीन्स, हमें फैट्स मिल रहे हैं, इसीलिए सारी चीजें हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन की हम अगर डेफिनेशन देखें तो अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस which transfer one or more substances into a new substances. याद रखिए, one or more substances into new substances, important point, one or more। तो चलिए हम यहाँ एक A substance ले लेते हैं। Suppose this is A substance plus this is B substance, ये हो गए वन और मोर, मतलब दो, एक या एक से ज्यादा। हम चाहे तो यहाँ ए भी ले सकते हैं, सिर्फ मतलब एक भी ले सकते हैं। तो हमें एक सब्सटेंस न्यू मिला, न्यू सब्सटेंस वो फॉर्म हुआ ए बी। ये है हमारे वन और मोर सब्सटेंस, और ये हमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। तो अगली पॉइंट्स में हमने मेंशन किया है कि during a chemical reaction new substances with the new properties are formed। new substances with the new properties, देखो अगर हम ये A सब्सटेंस लेते हैं तो इसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम B लेते हैं तो उसकी A से अलग खुद की कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब A से डिफरेंट है वो। और जो फॉर्म हो रहा है, जो हमें मिल रहा है, जो सब्सटेंस ए बी, तो वो क्या होगा, उसमें ना ए की प्रॉपर्टीज मिलेंगी आपको, ना बी की मिलेंगी, उसकी खुद की अलग एक प्रॉपर्टीज होगी। और यही पॉइंट हमने यहाँ मेंशन किया है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। मतलब ना उसके पास ए के होंगे, ए की प्रॉपर्टीज होंगी, ना ही उसके पास बी की प्रॉपर्टीज होंगी। वो जो न्यू प्रोडक्ट मिलेगा उसकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी। सो चलिए एक और रिएक्शन के साथ जानते हैं। रिएक्शन है आयन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। सो हमें पता है कि आयन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Fe। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O2 एंड आयरन ऑक्साइड
Fe2O3। सो यहाँ दो रिएक्टेंट है। अभी रिएक्टेंट मैंने शब्द यूज नहीं किया, लेकिन ठीक है, यहाँ एक सब्सटेंस है Fe की प्रॉपर्टीज अलग है, O2 की प्रॉपर्टीज अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज भी अलग है, ना वो Fe जैसी है ना ही इसके जैसी, आयन ऑक्साइड के जैसी। और ये दोनों को कंबाइन करके जो मिल रहा है हमें, मतलब जो भी प्रोडक्ट, जो भी सब्सटेंस न्यू हमें फॉर्म हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल ही अलग है। मतलब आयन ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज भी एकदम अलग है। तो बेसिकली होता क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, left hand side of a reaction is known as reactant and right hand side of a reaction is known as product। यही हमने यहाँ अलग टाइप से मेंशन किया है। The substance which takes part in a chemical reaction are called reactant and substance which are formed as a result are called product। मतलब जो एक्चुअल उस रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, उसमें इन्वॉल्व करते हैं, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। एंड जो उस इन्वॉल्व होने के बाद जो प्रोडक्ट आता है सामने, जो न्यू प्रोडक्ट सामने आता है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो आई होप कि केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, यह आपको क्लियर हो गया होगा। और ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये हमें काम आएगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो देयर आर 5 बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब 5 तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, कि पहचान सकते हैं कि हाँ, यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब अगर आपने लैब में कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट, जब कुछ सब्सटेंस जब हम किसी केमिकल में मिक्स करते हैं तो वहां से धुआं निकलता है या कोई एक गैस निकलती है। मतलब एक इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है वहां, मतलब गैस इवॉल्व होती है। सो उसे हम कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा दिखते ही हम कह सकते हैं कि हाँ, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरे पॉइंट में होता यह है कि अगर एक केमिकल है जिसका कोई कलर नहीं है या कोई कलर है, और अगर उसमें हम दूसरा केमिकल मिला दें और उसका कलर चेंज हो जाए, तो वहां भी हम कह सकते हैं कि हाँ, यह केमिकल रिएक्शन हो गई है या हो रही है। थर्ड है चेंज इन स्टेट। जैसे लेबोरेटरी में हमें पता है कुछ सब्सटेंसेस जो है वो क्रिस्टलाइन में होते हैं, कुछ अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। अगर उसके स्टेट में चेंज हुआ, मतलब वो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, इन सब चीजों में अगर वो उसके स्टेप में बदलाव हुआ, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वह केमिकल रिएक्शन हो रही है। फोर्थ पॉइंट है चेंजेस इन टेम्परेचर। एज वी नो कि देयर आर टू मच सब्सटेंसेस, मतलब वहां बहुत ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं लेबोरेटरी में जो अगर हम मिक्स करें तो वो एक तो उस केमिकल की हीट बढ़ा देते हैं, उस रिएक्शन की हीट बढ़ा देते हैं, या दूसरा तो उसे एकदम ठंडा कर देते हैं। तो ऐसे जहां भी हमें टेम्परेचर में चेंज दिखे, वह हम कह सकते हैं कि हाँ, यहां भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। देन फिफ्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन दिखे तो वहां भी हम कह सकते हैं कि हाँ, यहां भी केमिकल रिएक्शन हो गई है या तो हो चुकी है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या है? जैसे कि हमें पता है कि मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। मैथमेटिकल इक्वेशन क्यों होता है? क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिया जाता है या एक बहुत बड़ा सेंटेंस दिया जाता है, उसे इतना बड़ा तो हम लिख नहीं सकते, तो इससे अच्छा कि उसे हम कन्वर्ट करके लिखे मैथमेटिकल इक्वेशन में। सेम प्रोसेस अप्लाई होती है केमिकल में, मतलब केमिस्ट्री में। चलिए एक एग्जाम के तौर एग्जाम्पल लेके समझते हैं। कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इतना बड़ा सेंटेंस है, इतनी बड़ी लेंथ है इसकी, ये ट्रेन की तरह आगे बढ़ रहा है, इतना याद कौन रखेगा? तो इसके लिए हम यूज करेंगे केमिकल इक्वेशन का। तो जैसे कि हमें पता है कार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है
Oxygen is denoted as O2 and carbon dioxide is denoted as CO2. इन सब में हमें दिया जाता है रिएक्ट विथ, ये याद रखना है, रिएक्ट विथ। अब उन्होंने क्या बोला है, कार्बन, ये रहा हमारा कार्बन, देन रिएक्ट विथ मतलब प्लस, एंड देन ऑक्सीजन मतलब O2। कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि टू फॉर्म के लिए हम यूज करते हैं एरो, या हमें इसे बोलते हैं विकेट। सो क्या फॉर्म हुआ, CO2। तो ये रहा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। एज हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि ये था रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। सेम एग्जांपल है NaOH प्लस HCl एंड NaCl प्लस H2O। अब हम देखते हैं एज अ डेफिनेशन के तौर पे। सो डेफिनेशन है symbolic representation of a chemical reaction in a term of symbol and formula of a reactant and a product which will give the idea about true chemical changes। आप चाहे तो ये नोट कर सकते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन कभी आपको एग्जाम में पूछी जाएगी नहीं। आपको बस याद ये रखना है कि हम ये जो बड़े वाले सेंटेंस है उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सब मैं आपको बैलेंसिंग इन केमिकल इक्वेशन में एंड हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन, इन सब चीजों में इन सब वीडियोस में मैं आपको ये बातें समझा ही दूंगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एग्जाम में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में क्वेश्चन नहीं आता तो 100% गारंटी है कि वो क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। तो हम सबको पता है कि देयर आर बेसिकली 6 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड देन हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 2 अलग टाइप है, वो भी हम एकदम अच्छे से, 3 टाइप है वो भी हम एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पे एक कंप्लीट एंड एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए। और ये जो बचा हुआ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपको खुद को ढूंढना होगा। इसको आप सर्च कीजिए, इसकी इंफॉर्मेशन निकालिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए, और अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि हाँ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे वीडियो बना दो, तो मैं आपके लिए एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक पे 10-15 मिनट वाली एकदम अच्छे से वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको वो ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने फर्स्ट टाइप की तरफ, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम में ही पूरी डेफिनेशन है, नाम में ही पूरी डेफिनेशन है। कंबाइन, कंबाइन मतलब मिलाना। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ये है 2Mg प्लस O2, वी गेट 2MgO। यहाँ क्या है, 2 मॉलिक्यूल Mg के हैं, 2 मॉलिक्यूल O2 के हैं, और जैसे ही यहाँ प्लस का साइन रह गया आई थिंक, सॉरी, हाँ, जैसे ही ये कंबाइन होते हैं तो ये पूरा बन जाता है 2MgO, पूरा कंबाइन होके। चलिए डेफिनेशन में क्या लिखा है देखते हैं। Those chemical reaction which involve the combination of 2 or more substances, ये इंपॉर्टेंट है, combination of 2 or more substances to form a single new substance are called combination reaction। 2 और more substance जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे में और न्यू सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेम दूसरा एक एग्जांपल है जिसमें हम वाटर परफॉर्म करेंगे, मतलब वाटर को बनाएंगे, तो उसमें भी इसी को लेके चलते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स H2 के हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं, और टोटल कंबाइन होके बन गया है ये वाटर। ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो रिएक्शन है, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये टोटली अपोजिट है अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें एक मॉलिक्यूल दिया जाता है, मतलब पूरा एक सब्सटेंस दिया जाता है। जैसे यहां दिया गया है हमें NaCl, तो NaCl हमें दिया गया है। उसके बाद उनमें होता है ब्रेकडाउन, मतलब ये अब है पति पत्नी। हम अपने घरेलू नुस्खे से याद रखते हैं, ये पति पत्नी है, अब इनमें तलाक हो चुका है। तलाक क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन था, ये सब हम थोड़ी ही देर बाद पढ़ेंगे। लेकिन समझ लीजिए कि इनके बीच में एक्चुअली होता तलाक है। तो तलाक होने के बाद पति अलग रहने लगता है और पत्नी अलग रहने लगती है। सिंपल, यही तो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए एक डेफिनेशन की तरफ से देख लेते हैं। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड ब्रेकडाउन, मैंने बोला था ब्रेकडाउन होता है, तलाक होता है, ब्रेकडाउन मतलब तलाक, टू प्रोड्यूस टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। दो सिंपल सब्सटेंस तैयार हो गए, मतलब पति अलग हो गया और पत्नी अलग हो गई। सिंपलर सब्सटेंस मतलब वो अलग अलग और अब वो एक नहीं रहे, इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके पीछे रीजन क्या है? तलाक के पीछे के रीजन नहीं देखने हमें देखना है डिकम्पोजिशन के पीछे रीजन क्या है। डिकम्पोजिशन के पीछे रीजन ये है, एक तो उसे ज्यादा हीट मिल गई, उसे इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, या तो उसमें फोटोकेमिकल चेंज हो गया। सेम यहां एग्जांपल दिया है CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का। इसे जैसे ही हमने हीट दी, जैसे हीट प्रोवाइड की इसे हमने, ये फॉर्म हुआ CaO में और CO2 निकल गया एयर में, मतलब एटमॉस्फेयर में। ये कहा गुम नहीं हो जाता, ये एटमॉस्फेयर में समा जाता है। देन हमारा नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन इन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. So what is type of decomposition reaction? There are basically three types of decomposition reaction: thermal decomposition, electrolysis decomposition, and next one is photochemical decomposition. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, थर्मल डिकम्पोजिशन. सो व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब अगर किसी प्रोडक्ट को, अगर किसी रिएक्टेंट को हीट दी जाए, अगर उस रिएक्टेंट को बर्नर पे या किसी पे भी हीट दी जाए, तो वो होता है ब्रेकडाउन। उसके फॉर्म होते हैं अलग अलग पार्ट्स, मतलब उस जो मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी आयंस थे वो अलग अलग हो जाएंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो अलग अलग हो जाएंगे। एज एग्जांपल यहां दिया गया है 2FeSO4 Fe2O3। अगर हमने इसे हीट किया, फॉर्म हुआ Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में। अब ये 2 कहां से आया, ये 3 कहां से आता है, ये 2 कहां से आता है, ये सब हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग इन केमिकल इक्वेशन में अपनी आने वाली अगली वीडियोस में। उसमें मैं आपको विद एग्जांपल बैलेंस करना सिखाऊंगा, अच्छे से सब चीजें बताऊंगा। देन ये 4 कैसे आता है, ये एरो का क्या मतलब होता है, ये क्यों ऐसे फॉर्म हुआ, ये सब मैं अपने आने वाले लेक्चर में सिखा दूंगा। सेकंड, थर्मल डिकम्पोजिशन हम देखते हैं एज ए डेफिनेशन, जो आप एक पेपर में लिख सकते हो। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, these reaction use the energy in the form of heat for decomposition of reactant. वही जो मैंने अभी डिस्कस किया कि ये रिएक्शन एनर्जी का यूज करती है हीट से, इसीलिए हम इसे थर्मल कहते हैं। एक्चुअली आप थर्मल का मीनिंग भी चेक करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। देन हमारा सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में एक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट लगी, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस में उसी प्रोडक्ट को, वैसे ही किसी भी प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी हर एक पॉइंट पे, मतलब हर एक केमिकल पे या हर एक सब्सटेंस पे यूज की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है।
देखिए, अगर हम वाटर लेते हैं, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा? वाटर फॉर्म वाटर गर्म हो जाएगा, उसके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे। तो सेम ये इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। देखिए यहाँ हमने 2H2O लिया, वो फॉर्म हुआ, जैसे हमने इसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, वो फॉर्म हुआ, H2 अलग हुआ और O2 अलग हुआ। चलिए डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। These reaction involves the use of electrical energy for the decomposition of the reactant molecule. सेम वही बात, ये रिएक्शन इन्वॉल्व करती है, मतलब यूज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, किसके लिए? वो प्रोडक्ट को डिकम्पोज करने के लिए। एंड थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होती है, जिसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। एज मुझे पता है कि आपने वो सिरप देखी होगी, खांसी की सिरप हो या किसी भी चीज की सिरप हो, उस पे लिखा होता है अवॉइड फ्रॉम सनलाइट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ सनलाइट, अवॉइड फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ सनलाइट। तो ऐसा लिखा क्यों होता है? क्योंकि अगर वो सिरप या वो केमिकल, उसमें जो केमिकल है वो डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाए, तो वो क्या होगा? डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो अगर डिकम्पोज होता है तो वो बन जाएगा पॉइजन। या तो वो पॉइजन बनेगा या तो वो हार्मफुल बनेगा, लेकिन अपनी बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि 2AgCl है, मतलब सिल्वर है, तो सिल्वर क्लोराइड है। अगर इस सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सनलाइट में लेते रखते हैं, जिसे हम यूवी भी कहते हैं, याद रखिए हमेशा सनलाइट वर्ड ही नहीं होगा, हमेशा कभी कभी यूवी वर्ड भी आता है, और यूवी वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। तो यूवी वर्ड आए तो कंफ्यूज मत हो जाना, बस याद रखना यूवी मतलब सनलाइट। सो अगर हम उसे डायरेक्ट कांटेक्ट, AgCl को अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं यूवी और सनलाइट के, तो वो ब्रेक डाउन होगा 2Ag में, और एक उसका फॉर्म बनेगा Cl, मतलब दो कंपाउंड्स अलग हो जाएंगे। ये थी हमारी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यहां हमने 3 पार्ट्स पढ़े डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। फर्स्ट था थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड था इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड थर्मल में होता है हीट, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन के लिए, एंड थर्ड था फोटोकेमिकल, जिसमें यूज की जाती है सनलाइट ब्रेकडाउन के लिए। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यहां मैंने एक डायग्राम दी है जो आपने देखी होगी। इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का है। देन अब हम इससे समझते हैं एक अपने वे से, एक एकदम बेसिक वे से। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं जो आप रट्टा मार सकते हो। दोज रिएक्शन इन विच a more active element remove another less active element. A more active element remove another less active element from a compound are called displacement reaction. तो चलिए एक ताजा एग्जांपल लेते हैं। ये एक लड़की है, भी एक लड़का है, दोनों में प्यार है। अब सी जो है, सी है उस लड़की का पिता, मतलब उस लड़की का बाप। अब सी ने देखा कि ए और बी साथ में बैठे हैं, तो अब सी का जो फ्रेंड है कोई भी, वो उसे बोलता है हाँ ए और बी साथ में बैठे हैं, तो तू क्या कर सकता है? तो सी बोला कि हाँ मैं यहां से जाके एक और बी के बीच में जाऊंगा, और ए जो है, जो मेरी बेटी को सता रहा है, मतलब जो मेरी बेटी के प्यार में है, मैं उसे लात मार के वहां से भगा दूंगा। देन वो कन्वर्ट हुआ, और फिर उससे पूछा गया कि तू ये कैसे करेगा? तो वो बोला कि हाँ मैं ए जो है मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूं, मैं उससे ज्यादा एक्टिव हूं, रिएक्टिविटी सीरीज में मैं ए से ऊपर हूं, इसीलिए मैं ए को वहां अपनी जगह से हटा सकता हूं।
तो वो वहां गया, उसे लात मारी और सी और बी के साथ अपना न्यू प्रोडक्ट आ गया सी बी। तो ये दोनों साथ में आ गए। फिर ए तो तन्हा हो गया, अरिजीत सिंह के गाने सुनने लगा, तो ए अलग हो गया। इसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक ज्यादा पावरफुल, मतलब लड़की का बाप ज्यादा पावरफुल था, उसने क्या किया, गया लड़के को लात मारी, वहां से भगा दिया। अब उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं रहा और खुद जाके लड़की के पास, मतलब अपनी बेटी के पास बैठ गया और ए जो था वो निकल गया था, अकेला रह गया। सेम एग्जाम्पल है CuSO4 प्लस Fe का, कॉपर सल्फेट प्लस आयन का। देखिए यहाँ हमने एक कॉपर सल्फेट लिया है जो ब्लू कलर का है, उसमें हमने एक आयन की नेल डाली है। थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो जो उसका सॉल्यूशन है वो कलर चेंज हो जाएगा, वो ब्लू से हो जाएगा ग्रीन। अब ये कलर चेंज क्यों होता है, क्या क्या होता, एक्चुअल होता क्या है, ये सब बातें हम अपने आने वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ब्लू से ग्रीन हुआ ही क्यों। तो इसमें हुआ क्या, Fe जो था वो ज्यादा रिएक्टिव था। रिएक्टिव सीरीज में आप चाहे तो रिएक्टिव सीरीज पढ़ सकते हैं जाके। तो इसने क्या किया, ये यहाँ Cu की जगह पे आया, इसने Cu को लात मार दी और खुद जाके Cu की जगह पे बैठ गया और फॉर्म हो गया न्यू प्रोडक्ट। और Cu था बेचारा, लेस रिएक्टिव था, उसके पास पावर नहीं थी, उसके पास कॉम्प्लाइंट भी नहीं था, तो जायज है कि वो अकेला निकल गया। ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जो ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है, जो ज्यादा पावरफुल है, वो हमेशा कम पावरफुल को रिप्लेस करता है। उससे देखा नहीं जाता कि हाँ ये मेरे से कम पावरफुल है तो ये मेरे आगे नहीं बैठ सकता। इसे हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये ब्लू टू ग्रीन क्यों चेंज हुआ, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, सेम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह, लेकिन यहां अब ए तन्हा नहीं निकल जाएगा। जैसे ही सी ए को लात मारेगा, यहां याद रखना सी अब अकेला नहीं है, सी के साथ भी कोई है, मतलब ये दोनों है और ये भी दो ही है। जैसे ही सी ए को लात मारेगा, सी ए निकल जाएगा, सी बी की जगह पे जाके बैठ जाएगा क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है सी। अभी भी उससे देखा नहीं जा रहा है कि ए मेरे आगे है, तो उसने उसको लात मारी, उसे पीछे ढकेला, लेकिन अब होगा ये इसका सी बी का तो फॉर्म हो गया, उसका अपना काम हो गया, वो बी के पास जाके बैठ गया। लेकिन अब फॉर्म होगा ये कि ए जो है, जो हमारा ए है, ए अब तन्हा नहीं जाएगा। ए क्या करेगा, अच्छा तूने इससे मुझे लात मारी ना, तूने सी से निकाल दिया मुझे, मतलब बी से निकाल दिया मुझे, लेकिन तू जो जिसके साथ था वो अब अकेला रह गया है, तो ए क्या करेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और रिएक्टिव सीरीज मैंने यहां मेंशन किया है कि रिएक्टिव सीरीज, तो आपको करना यह है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है रिएक्टिव सीरीज, वो पूरा के पूरा चार्ट आपको लर्न कर लेना है। अगर नहीं मिलता तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की है, उसमें मुझे ट्रैक करके आप बता सकते हो कि हाँ रिएक्टिव सीरीज का चार्ट भेज दो, मैं वो चार्ट भेज दूंगा और आप वो पूरा लर्न कर लेना है, आपको वो पूरा लर्न कर लेना है। तो रिएक्टिव सीरीज का अगर आप चार्ट ये लर्न करते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एज यूजुअल डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्टिव सीरीज इतना काम नहीं करती क्योंकि ए के लिए वो बस काम करती है। जैसे ही सी ने ए को निकाल दिया, ए के पास जो भी बचा होगा, चाहे वो उससे लेस रिएक्टिव हो या ज्यादा रिएक्टिव हो, लेकिन फिर भी वो उसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन वही बात अगर हम करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो इसमें रिएक्टिविटी बहुत काम करती है। तो आपको जाना है इंटरनेट पे, सर्च करना है रिएक्टिविटी चार्ट, अगर मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो मुझे टैग करके इंस्टाग्राम चैनल पे बता दीजिए, मैं आपको वहां भेज दूंगा। और फिर भी अगर आपको वो भी नहीं समझ आता है तो कमेंट डाल दीजिए कि हमें रिएक्टिविटी चार्ज समझा दो, मैं रिएक्टिविटी चार्ज
समझा दूंगा। और ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि हम रट्टा मारने वाली डेफिनेशन देखते हैं। सो व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, याद रखिए, टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड, वो निकल जाते हैं, बाय अदर एटम or group of atom, or in which two compounds react by an exchange or displacement of ions to form new compound are called double displacement reaction. सीधी सीधी सिंपल सी बात याद रखना है, the reaction in which two different atoms or a group of atoms are displaced by other atoms or a group of atoms which are more reactive or more powerful the first atom this is called double displacement रिएक्शन। और आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ आया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट होगा तो मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर दी है, वहां आप मुझे टैग करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और भी मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो की भी लिंक दे रखी है, वो भी आप वहां से जाके देख सकते हैं। कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको करना यह है कि आपको बस थोड़ा सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ के आना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।